एवरीवन, दिस इज सीए पायल श्रीमाल। हम कर रहे हैं 46 डेज का एंगेजमेंट स्टैंडर्ड चैलेंज। आज है हमारा डे 32 और बहुत ही खास स्टैंडर्ड आज हम पिक करने वाले हैं क्योंकि देखने में बहुत छोटा सा और इजी लगता है बट इट इज एक्चुअली क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। ये वीडियो के बाद मुझे आप कमेंट सेक्शन में खुद बताना कि क्या आपका इंटरप्रिटेशन जैसे मैं करवाने वाली हूँ एग्जैक्टली वैसा ही था, क्या आपको क्लैरिटी उस प्रकार की थी, क्योंकि पढ़ने में कुछ लाइंस बहुत सिंपल लगती है बट दे हैव डीपर मीनिंग। आज का हमारा स्टैंडर्ड है ऐसे 560 सबसीक्वेंट इवेंट। वैसे तो इंड एएस 10 की वजह से हमें ऑलरेडी पता होता है कि सबसीक्वेंट इवेंट क्या होते हैं और अकाउंट्स पर ही तो ऑडिट टिका हुआ है। अकाउंट्स आता होगा तभी तो ऑडिट कर पाएंगे। तो एफआर के अंदर में जो हम ऑलरेडी इंड एएसएस पढ़ लेते हैं, हमें उसकी जो आइडिया होती है उस पर ही स्टैंडर्ड्स बिल्ट होते हैं कि चेक कैसे करना है। तो पहले सब्सिक्वेंट इवेंट का मीनिंग और किस तरीके से अकाउंट्स उसके साथ डील करता है थोड़ा वो देख लेते हैं। देखिए, सब्सिक्वेंट इवेंट ना दो प्रकार के होते हैं, एक जिनको हम एडजस्टिंग इवेंट कहते हैं और दूसरे जिनको हम डिस्क्लोजिंग इवेंट कहते हैं। क्या फर्क होता है दोनों में, ध्यान से समझिए। अगर कोई चीज बैलेंस शीट डेट पर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, कोई कंडीशन थी जो एग्जिस्ट करती थी, बस हमें उसके रिलेटेड सबूत मिला है, तो वो तो एग्जिस्टिंग चीज पर ही ग्रोथ है, तो उसका तो किताबों के अंदर में एडजस्टमेंट होना चाहिए। जैसे कि कोई पेंडिंग लॉसूट था आपके ऊपर, कोर्ट में केस वेस चल रहा था, उसका निर्णय आ गया, तो अब निर्णय आ गया और पेनल्टी जितने की आपको लग गई तो प्रोविजन में से पे कर करा के एंट्री ही दिखा दीजिए ना। या कोई डेटर था जो ऑलरेडी वीक था, अब उसकी बैंक्रप्सी की न्यूज आ गई, ढे बोल गया डेटर, तो करिए ना रिकॉर्ड, प्रोविजन को एक्चुअल बेड डेट में कन्वर्ट कर दीजिए। कोई एसेट थी जिसकी इम्पेयरमेंट हो गई, तो यार वो ऑलरेडी एफएस डेट पर एग्जिस्ट करते वाली कंडीशन पर बिल्डअप है, तो उसको आपको करना पड़ता है एडजस्ट, किताबों में एंट्री डालनी पड़ती है उसकी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर में इफेक्ट दिखाना होता है, असेट में से माइनस करना होता है, जो भी इंपैक्ट है वो देना होता है। पर दूसरे वाले जो होते हैं उनको हम कहते हैं डिस्क्लोजिंग इवेंट। ये ना कुछ भी नया ही लेकर आते हैं, मतलब बैलेंस शीट डेट पर इनकी कोई एग्जिस्टिंग कंडीशन नहीं एग्जिस्ट करती। जैसे कि अचानक से बाढ़ आ गई, या कोई प्लान नहीं था पर हमने सब्सिडरी एक्वायर कर ली, या कोई आइडिया नहीं था मगर हम शेयर इशू लेकर के आ गए, तो ये सब हुआ तो एफएस की डेट के बाद है, मगर एफएस की डेट पर इसका इंपैक्ट था ही नहीं, पता ही नहीं था। तो अब आज बताने के लिए बताना तो है यूजर्स को, तो हम ज्यादा से ज्यादा इसका सिर्फ नोट मार देते हैं कि क्या इवेंट हुआ है, उसका क्या इंपैक्ट आया है और उस पर मैनेजमेंट क्या एक्शन लेना चाहता है। तो ये दो प्रकार के आपके सब्सिक्वेंट इवेंट होते हैं। सब्सिक्वेंट इवेंट की मैं अगर आपको डेफिनेशन बताऊं तो इसे सब्सिक्वेंट यानी बाद में क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेट के बाद हुए हैं। मान लेते हैं जैसे हमारे देश में तो 31 मार्च ही होती है हमेशा एफएस की डेट, तो ये तो आपका स्टैटिक एग्जांपल हो गया। एफएस की डेट के बाद होने वाले हर इवेंट को सब्सिक्वेंट इवेंट कहते हैं, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट की डेट तक जो भी इवेंट हुआ उसके रिलेटेड तो ऑडिटर फुल सबूत इकट्ठा करेगा। क्यों? क्योंकि यार ऑडिटर ने अभी तक अपनी रिपोर्ट जमा ही नहीं करी है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डेट तक की सारी सब्सिक्वेंट इवेंट्स के बारे में पता करने का। कभी कभी क्या होता है ना, वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट की डेट तक तो उसको जो पता चल गया उसने सब्सिक्वेंट इवेंट का इंपैक्ट देख लिया, एडजस्ट करना था तो एडजस्ट करवा दिया, डिस्क्लोज करना था तो डिस्क्लोज करवा दिया। पर कभी कभी ऑडिट रिपोर्ट जमा कर देने के बाद में या तारीख लिख देने के बाद में आपको कुछ फैक्ट पता चलता है, हुआ तो ये भी पहले ही था, ये भी पहले ही हुआ था, या ये भी एफएस डेट के बाद में ही हुआ था, बट आपको पता कब चला है? फैक्ट्स दैट कम टू नोन टू ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। मतलब मैंने यहाँ पे हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया है कि मैंने सपोज 30 अप्रैल को ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दी, इट कैन बी 5th में, इट कैन बी 20th में, whatever is the date you want to take। पर ऑडिट रिपोर्ट जमा कर देने के बाद में, ऑडिट रिपोर्ट पे डेट लिख देने के बाद में ऑडिटर को कुछ पता चला है, तो नॉर्मली उसके रिलेटेड आपकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती है। आइए अब ये दोनों केसेस को एक एक करके समझते हैं। देखिए, ऑडिटर मेजरली ना इन इवेंट्स के बारे में कंसर्न्ड है। इवेंट जो एफएस डेट 31 मार्च के बाद हुआ, मगर ऑडिट रिपोर्ट की डेट यानी 30 अप्रैल के पहले पहले हुआ, क्योंकि उसके बाद तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट दे चुका होता है। इसके बीच में जो भी सब्सिक्वेंट इवेंट हुए हैं उसके लिए ऑडिटर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करेगा कि क्या ये किताबों के अंदर एडजस्ट होने थे तो एडजस्ट, डिस्क्लोज होने थे तो डिस्क्लोज हुए या नहीं।
क्या 4 ऑडिट प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं ये चीज पता करने के? सबसे पहले तो मैनेजमेंट क्या प्रोसीजर्स कर रहा है सब्सिक्वेंट इवेंट पता लगाने के लिए, वो समझेगा ऑडिटर। सेकंड, चुपचाप जाकर मैनेजमेंट से खुलेआम इंक्वायरी कर लो, इंक्वायरी कर लो। देखो फिंगर टिप्स पे गिन सके ना हम, उतने ही सब्सिक्वेंट इवेंट मान एंटिटी के अंदर होते हैं लगभग। तो हम जाकर के ना ओरली कुछ इंक्वायरी कर लेंगे, हम पूछ लेंगे मैनेजमेंट के कोई नया कमिटमेंट बोरिंग वगैरह प्लान है क्या, कोई एसेट बेचने के ऊपर या कुछ खरीदने के ऊपर तुम लोग की प्लानिंग चल रही है क्या, कुछ शेयर इशू डिबेंचर इशू का प्लान आया है क्या, कोई एसेट सरकार ले गई या कोई एसेट आपका डूब गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है क्या, कोई कंटिंजेंसी यानी लॉ सूट ये सब के ऊपर कोई डेवलपमेंट आया है क्या, कोई अनयूजुअल अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स आपने ईयर एंड पे मारे क्या, गोइंग कंसर्न असेसमेंट तो नहीं खतरे में कहीं, और कोई ऐसा इवेंट एस्टिमेट प्रोविजंस को एक्चुअलाइज कर दे, जैसे कि डेटर जब आपका ढह बोल देता है तो प्रोविजन फॉर बेड डेट इंपैक्ट होता है, या फिर एसेट की रिकवरेबिलिटी, इंश्योरेंस कंपनी से कोई पैसा आना, ये सारी चीजों पे आप ओरल क्वेश्चन कर लो तो मोटा मोटी तो आपको सबूत मिल ही जाएगा। तो एक तो मैंने मैनेजमेंट के तरीकों की अंडरस्टैंडिंग ली, दूसरा मैंने मैनेजमेंट से ओरली इंक्वायरी लिया, तीसरा चुपचाप ना बैलेंस शीट डेट के बाद होने वाली जितनी भी मीटिंग्स है, ओनर की, मैनेजमेंट की, टीसीडब्ल्यूजी की, सबकी मिनट्स पढ़ लो। मैम अगर मिनट्स नहीं अवेलेबल है तो जाके ओरली उनसे पूछ लो क्या मुद्दे डिस्कस हुए थे। एंड फाइनली यार बैलेंस शीट डेट के बाद ऑब्वियसली अगला क्वार्टर शुरू हो चुका है और क्या पता ऑडिट रिपोर्ट देने तक वो क्वार्टर खत्म हो जाए। तो अगर तुम काफी लेट चल रहे हो और इंटरिम एफएस तब तक बन चुके हैं नेक्स्ट क्वार्टर के, तो वो पढ़ लो ना, उसमें तो सारे इंपैक्ट दिख ही जाएंगे आपको। सब्सिक्वेंट इवेंट अगर आइडेंटिफाई हो गया ये सब करके, तो बस ये देख ले कि क्या वो डिस्क्लोज होना था तो डिस्क्लोज, एडजस्ट होना था तो एडजस्ट हुआ है कि नहीं। एंड लास्ट स्टेप, फिफ्थ स्टेप, एक रिटन रिप्रेजेंटेशन मांग लेना मैनेजमेंट से कि जितने भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स हुए थे एडजस्ट और डिस्क्लोज जो भी करना था कर दिए गए हैं, फुल स्टॉप। अब ये बारी आपकी पूरी बात हो गई रूटीन सब्सिक्वेंट इवेंट्स की, बट ये तो बहुत डायरेक्ट था मैम, इसमें क्या ट्रिकी और क्या ही कॉम्प्लिकेटेड था? कुछ भी नहीं, कुछ ट्रिकी नहीं था, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। ट्रिकी एंड कॉम्प्लिकेटेड पार्ट तो अब शुरू होता है। क्या बात कर रहे हो मैम, यहाँ पे तो हमने ये देखा ना कि अगर कोई भी फैक्ट ऑडिटर को ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद पता चलता है तो ऑडिटर बोलेगा मुझे क्या, सानू की, मेरी थोड़ी कोई गलती है, मैं कब तक ऑडिट करता रहूंगा भला। तो नॉर्मली तो भैया उसका कोई ऑब्लिगेशन होता ही नहीं, इसलिए ये लोग कह दिए कि फैक्ट्स दैट बिकम नोन टू ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट नॉर्मली नो ऑब्लिगेशन। बट हुआ क्या बच्चों, मुझे ऐसा कुछ पता चला, ऐसा कुछ पता चला जो अगर मुझे पहले पता होता तो आई वुड हैव अमेंडेड माय ऑडिट रिपोर्ट। सो नॉर्मली नो ऑब्लिगेशन, बट हैड आई नोन इट अर्लियर आई वुड हैव अमेंडेड माय ऑडिट रिपोर्ट। मतलब मुझे कुछ ऐसा पता चल गया बैलेंस शीट डेट आपके ऑडिट रिपोर्ट जमा करने के बाद, 30 अप्रैल को मैंने ऑडिट रिपोर्ट जमा किया, कुछ 10th में या 20th में के आसपास मेरे को पता चला बहुत बड़ा कोई लॉ सूट है, लिटिगेशन चल रहा था जो मैनेजमेंट ने मुझसे छुपा लिया, किताबों से छुपा लिया, या कोई बहुत बड़ा फ्रॉड मुझे बाद में पता चला, या बहुत कोई इंपैक्ट हुआ है, गोइंग कंसर्न कोई इंपैक्ट कर दिया। अगर मुझे ये बात पहले पता होती तो मैंने अनक्वालिफाइड अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया ही नहीं होता, मैंने रिपोर्ट सड़ा दी होती। तो ये लोग कह रहे हैं तो तुझे कुछ तो भी करना पड़ेगा, रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली। तीन चीजें करेंगे अपन, इस अनडिस्क्लोज्ड लिटिगेशन के बारे में मैनेजमेंट से जाके डिस्कस करेंगे कि भाई ये 100 करोड़ की पेनल्टी लगाने वाला लिटिगेशन क्लेम क्यों नहीं दिखाया आपने, क्या आपको नहीं लगता अब आपके एफएस को अमेंडमेंट की जरूरत है और ये आपको डिस्क्लोज कर देना चाहिए। और मैनेजमेंट से हम पूछेंगे कि वो क्या करने वाला है, आखिर क्या वो डिस्क्लोज करने वाला है या नहीं करने वाला है। अब इस पूरी सिचुएशन में बात तो ये भी है ना कि एफएस बन चुके हैं, ऑडिट रिपोर्ट बन चुकी है, साइन भी हो चुकी है, क्योंकि आफ्टर द डेट वाली कहानी है। पर अभी तक मैं श्योर नहीं हूं कि जनता को ये मिली है कि नहीं। यानी मैं इस सिचुएशन को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकती हूँ, बिफोर और आफ्टर। बिफोर में अब तक ये पब्लिक का एफएस और ऑडिट रिपोर्ट दिया ही नहीं है, पब्लिक को नहीं दिया गया है, एंटिटी के अंदर पड़ा है। और सेकंड केस कब आएगा, जब पब्लिक के पास ऑलरेडी एफएस और ऑडिट रिपोर्ट घटिया वाला, पुराना वाला, अनअमेंडेड वाला पहुंच चुका था और फिर हमको गड़बड़ का पता चला। तो पहले एक काम करते हैं, बिफोर वाली कहानी करते हैं, जहां पे ऑडिट रिपोर्ट साइन तो हो चुकी है पर जरूरी नहीं है कि
जनता तक पहुंच चुकी हो। तो देखो, अगर मैनेजमेंट ये अनडिस्क्लोज लिटिगेशन बोल रहा है कि चल मैं एफएस अमेंड करके डाल दूंगा, तो मुझे 3 स्टेप्स करने हैं। मुझे पूरे ऑडिट प्रोसीजर सारे वो लिटिगेशन के अमेंडमेंट पे तो करने ही है, नए ऑडिट प्रोसीजर्स। और अब क्या हुआ ना कि ये करने के चक्कर से मेरी डेट भी तो आगे खिसक गई। 30 अप्रैल करते करते मैं मई में आ गई, मई में 20 तारीख को मुझे पता चला, 4-5 दिन मुझे और लग गए सब सबूत इकट्ठा करते करते। तो आप सोचिए कि 1 मई से 25 मई तक जो मैंने पहले चेक नहीं किया था, अब मुझे ये 25 दिनों के बीच के सारे सब्सिक्वेंट इवेंट्स चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि मेरी ऑडिट रिपोर्ट की डेट ही नहीं हो चुकी है। और मैं एक नई ऑडिट रिपोर्ट दूंगी जिसमें 25 मई को मैं तारीख मान लूंगी, 30 अप्रैल वाली रिपोर्ट कैंसिल। ये नॉर्मल रूल होता है। पर अगर लॉ कहता है ए मैनेजमेंट, तू नए एफएस के अंदर और कोई सब्सिक्वेंट इवेंट मत पता कर, कुछ मत कर, केवल इसका इंपैक्ट दे दे, छोटा सा इंपैक्ट दे दे। एग्जांपल लेती हूं मैं, हल्का सा डेप्रीसिएशन में कोई गड़बड़ था, जिसकी वजह से डेप्री का अमाउंट गड़बड़ होने की वजह से असेट का अमाउंट गड़बड़ था। देखिए, अगर लिटिगेशन अनडिस्क्लोज्ड होता और फ्रॉड हो रहा होता ना, उसका मल्टीपल जगह पे इंपैक्ट होता और अमाउंट भी शायद बहुत बड़ी होती। पर एक छोटा सा डेप्री का एरर है, तो वो केवल एक एसेट, एक मशीनरी के अकाउंट को ही अफेक्ट करेगा। ऐसे में लॉ मैनेजमेंट को कह रहा है आप केवल एफएस में उतनी अमेंडमेंट करो। तो जब मैनेजमेंट केवल उतनी अमेंडमेंट कर रहा है, तो ऑडिटर क्यों सारी सब्सिक्वेंट इवेंट्स चेक करे 1 तारीख से 25 तारीख तक के? वो भी तो यही कर सकता है कि नहीं नहीं, हमारी 30 अप्रैल वाली रिपोर्ट परफेक्ट है, बस जो एक अमेंडमेंट डेप्री वाला हुआ है मैं भी उतना ही चेक कर दूं। तो बच्चों, ऑडिटर के ऑडिट प्रोसीजर्स केवल अमेंडमेंट तक ही रिस्ट्रिक्टेड होंगे, जिसको वो रिपोर्ट में किस प्रकार से दिखा सकता है? एक तो वो एग्जिस्टिंग ही ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ड्यूअल डेटिंग कर सकता है। डबल डेटिंग जी नहीं, ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। एक टाइम पे 2 लोगों को डेट नहीं करना है, एक टाइम पे ऑडिट रिपोर्ट में 2-2 डेट्स डालनी है। मैं नॉर्मल तो मेरी डेट 30 अप्रैल ही रखूंगी, पर मैं आगे लिख दूंगी एक्सेप्ट एज टू नोट वाई, जो डेप्रिसिएशन के एरर को डिस्कस करता होगा, जिसके लिए मेरी डेट 25 मई है। क्योंकि मैंने 20 मई से 25 मई या जब भी मुझे पता चला, तब तक मैंने सिर्फ डेप्रिसिएशन ही चेक किया है, बाकी मेरी पूरी चेकिंग 30 अप्रैल तक ही सीमित है। बट मैम, अगर मुझे नई ऑडिट रिपोर्ट देनी है जिसमें मुझे डेट 25 मई डालनी है, तो मैं क्या करूंगी? तो भी तो मुझे यूजर को ये बताना पड़ेगा ना कि मेरे सारे प्रोसीजर्स 30 अप्रैल तक ही है, बस 25 मई को तो मैंने क्या किया है? डेप्री चेक किया है। और ऐसी इंफॉर्मेशन डालने के लिए मैं इंपा पैरा भी यूज कर सकती हूँ, उम्पा भी यूज कर सकती हूँ। वाई? क्योंकि देखो, इंपा पैरा में मैं वो नोट नंबर का रेफरेंस दे सकती हूँ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में यूज हुआ है अमेंडमेंट डालने के लिए। उम्पा पैरा है तो ऑडिट के बारे में ही तो बता रही हूँ, तो उम्पा पैरा में भी डाल सकती हूँ। तो मुझे चॉइस है। तो देख लीजिए मेरा इंपा पैरा कैसा दिखेगा। डियर यूजर्स, वी ड्रॉ योर अटेंशन टू नोट वाई विच डिस्क्राइब्स द अमेंडमेंट। बेटा, वो किससे रिलेटेड होंगे अमेंडमेंट्स? रिलेटेड टू योर डेप्री। सब्सिक्वेंट टू आवर ओरिजिनल ऑडिट रिपोर्ट, जो कि 30 अप्रैल है, मैनेजमेंट को गलती मिली डेप्री की और उसने एफएस को अमेंड किया। आवर प्रोसीजर्स वर रिस्ट्रिक्टेड, जो मेरे 30 अप्रैल के बाद के प्रोसीजर्स है वो रिस्ट्रिक्टेड है सोनली टू द रिव्यू ऑफ दिस अमेंडमेंट। मतलब मैंने केवल डेप्री चेक किया है और मैंने कोई और ऑडिट प्रोसीजर्स नहीं किए किसी भी और सब्सिक्वेंट इवेंट पर 30 अप्रैल के बाद। और ये वाली जो मेरी रिपोर्ट होगी ये डेटेड 25 मई की होगी। लेकिन मैंने क्लियर कट मेरे यूजर को बता दिया है कि मेरे सारे प्रोसीजर्स 30 अप्रैल तक के, उसके बाद तो मैंने केवल डेप्री अमेंडमेंट ही चेक किया है। अब ये तो तब जब आपको पता चला एफएस इशू होना बाकी है और मैनेजमेंट ये लिटिगेशन किताबों में शो करने को तैयार हो गया। बट अगर मैनेजमेंट मानता ही नहीं और मना कर देता तो चिंता मत करो, अभी तक तो ऑडिट रिपोर्ट अपनी डेट करी है, सिर्फ हो सकता है आपने आगे दी नहीं हो। अगर आपने एंटिटी को नहीं दी है तो आप मॉडिफाई कर देंगे ओपिनियन को, सड़ा देंगे ओपिनियन को। और अगर आप ऑलरेडी ये ऑडिट रिपोर्ट दे चुके हैं और मैनेजमेंट के पास पड़ी है, तो मैनेजमेंट को कह दीजिए खबरदार जो लोगों तक पहुंचाई। अगर मैनेजमेंट फिर भी पहुंचा देता है तो हमें अप्रोप्रिएट एक्शन लेना रहेगा कि लोग मेरी उस ऑडिट रिपोर्ट पे भरोसा ना करें, क्योंकि वो तो गलत है, उसमें तो मैंने अभी तक ये बात डाली नहीं है। मैं लीगल एडवाइस सीख करूंगी, हो सकता है एजीएम पर जाकर कुछ कहूंगी, हो सकता है पब्लिक नोटिस दूंगी, हो सकता है आई विल इन्वॉल्व रेगुलेटर्स इनटू दिस मैटर। तो मुझे लीगल एडवाइस लेकर मेरी रिपोर्ट पे से भरोसा हट जाए, ऐसा करना रहेगा पब्लिक स्टेटमेंट के थ्रू। गाइस, इफ मुझे ये बात इतनी बाद में पता चली कि एजीएम के नजदीक
शेयर होल्डर्स तक पहुंच भी चुका था एफएस। उसके बाद कोई मुद्दा सामने आया ऑडिटर के, हो सकता है अगले साल के ऑडिटर को दिखाओ, उसने बताया हो पिछले साल के ऑडिटर को, तब मेरी आंखें खुली और मुझे पता चला हो ऐसा कुछ हुआ है। तब तक तो ऑलरेडी पब्लिक के पास एफएस और ऑडिट रिपोर्ट पहुंच चुका है। अब मैनेजमेंट अगर अमेंड करता भी है एफएस, तो डोंट यू थिंक उसको जगत में ढिंडोरा पीट के सबको बताना पड़ेगा कि पुराने वाले एफएस गलत है, नए वाले सही है? वो वेबसाइट पे भी चढ़ाता है, वो सेबी को भी इन्फॉर्म करता है, वो एक एक यूजर को मेल भी डलवाता है। यानी इस तरीके से मैनेजमेंट एफएस अमेंड करेगा तो मैं अमेंडमेंट पे तो ऑडिट प्रोसीजर करूंगी ही, साथ ही साथ मैं सारे स्टेप्स करूंगी ये इंश्योर करने के कि मैनेजमेंट ने सभी रेसिपिएंट्स को इस बारे में बता दिया है। ऑडिट प्रोसीजर को नई डेट तक लेकर जाऊंगी और नया ऑडिट रिपोर्ट दूंगी। सेम पॉइंट्स है जो यहाँ पे आपने पढ़े, केवल एक पॉइंट एडिशनल आ चुका है कि यूजर को इन्फॉर्म किया कि नहीं, वो मुझे चेक करना पड़ेगा। फिर इसके नीचे वाले ये पॉइंट्स भी बिल्कुल सेम टू सेम आ जाएंगे। गाइस, ड्यूअल डेटिंग वाला कॉन्सेप्ट आ गया, या फिर ओएमपी ईएमपी पैरा। हमें ऑडिट रिपोर्ट तो देखो नहीं देनी पड़ेगी यहाँ पर, पुरानी वाली तो ऑलरेडी यूजर्स के पास जा चुकी है, राइट? रीजंस ऑफ अमेंडमेंट इन एफएस एंड ऑडिट रिपोर्ट, ये इंपा उम्पा पैरा में मुझे जरूर डाल देना पड़ेगा कि क्यों मैंने अमेंडमेंट किया है, व्हाट वाज द रीजन। अगर मैनेजमेंट ये करने को ना बोलता है या मैनेजमेंट यूजर्स को इन्फॉर्म नहीं करता है, तो पहली बात तो मैं मैनेजमेंट को बोलूंगी, देख लो मैं ऑडिट रिपोर्ट पे जो रिलायंस है वो बंद करवा रही हूँ लोगों का, आई विल इशू पब्लिक स्टेटमेंट। इसके बावजूद मैनेजमेंट नेसेसरी स्टेप्स नहीं लेता, नहीं इन्फॉर्म करवाता यूजर को कुछ भी, तो मुझे खुद अप्रोप्रिएट एक्शन लेने पड़ेंगे कि मेरी ऑडिट रिपोर्ट पे कोई भरोसा ना करे, लीगल एडवाइस लेकर। तो बहुत हद तक ये पार्ट पूरा सेम हो जाता है। द ओनली स्मॉल डिफरेंस इज यहाँ पे ऑलरेडी आपके हाथ से ऑडिट रिपोर्ट निकल चुकी है, तो आप ये ऑडिट रिपोर्ट नॉट गिवन या नोटिफाई नॉट टू इशू ये वाला पॉइंट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी लोगों तक पहुंच चुका है। इसके साथ आपका एक कॉम्प्लिकेटेड स्टैंडर्ड ऐसे 560 छोटा है, क्यूट है, मगर कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पर खत्म होता है। आई होप एग्जाम्पल्स के साथ आपको अच्छे से समझ आया होगा। कल मिलते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम स्टैंडर्ड के साथ, ऐसे 570। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।